आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पोयम को जिसका नाम है द सेकंड कमिंग। इसको आयरिश पोएट W.B. ईट्स ने लिखा है। इनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। इनका जन्म जो हुआ था वो 1865 में हुआ था और इनकी डेथ 1939 में हुई थी। एक खास चीज जो आप लोगों को विलियम बटलर ईट्स के बारे में जान लेनी चाहिए कि इन्हें एक बार इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये ईयर आपको पूछी जाती है आप लोगों से आपके एग्जाम में कि इनको कब मिला था नोबेल प्राइज, तो आप लोगों को बताना है 1923 में इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। अब मैं आप लोगों को इस द सेकंड कमिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, जो पोयम है आप लोगों की सेकंड कमिंग, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, ये एक आयरिश पोएट W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई है और इसको इन्होंने 1919 में लिखा था। लेकिन जब इसको पब्लिश कराया गया था जब था नवंबर 1920। तो आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे रिटर्न डेट पूछी जाएगी, कंपोजिशन डेट पूछी जाएगी तो 1919 बताना है, और पब्लिश डेट पूछी जाएगी, ईयर पूछा जाएगा तो 1920 बताना है। और जो ये द डायल है, ये एक मैगजीन का नाम है कि ये इस मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई थी। अब बात करते हैं कि जब W.B. ईट्स ने इस पोएम को लिखा था तो उस समय पर क्या चल रहा था दुनिया में। तो दुनिया में उस समय पर दोस्तों, उससे पहले थोड़े ही समय पहले पर जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है एंड हुआ था। वर्ल्ड वार की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक वर्ल्ड वार चलता रहा था। इसके बाद जो है जो एक और वार हुआ था, लेकिन वो वर्ल्ड वार नहीं था, द आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसे हम एंग्लो आयरिश वार भी कहते हैं। देखिए, जो W.B. ईट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ज्यादा वार देखे, मतलब उन्होंने खून खराबा है ना, बर्बादी देखी दुनिया के अंदर। पहले तो उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट और उसके बाद उनके अपने ही देश में एंग्लो आयरिश वार जो हुआ था 1919 से लेके 1921 तक हुआ था। किस किस के बीच में ये लड़ा गया था? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के बीच में और ब्रिटिश फोर्स के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादातर जो देखा, अपनी लाइफ में इन्होंने तबाही देखी, बर्बादी देखी, जिसका इन्फ्लुएंस इनकी पोएम्स के ऊपर देखा जा सकता है। तो जो ये टाइटल है ना सेकंड कमिंग, मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये टाइटल सेकंड कमिंग है जीसस क्राइस्ट को लेके, कि दुनिया में जो तबाही है, बर्बादी है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब निश्चित ही यहां पर सभी लोग अपराधी हो चुके हैं, सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तो जीसस क्राइस्ट की जो अराइवल है या फिर उनकी सेकंड कमिंग है, वो जो है ना होनी निश्चित है। तो पोएट जो है ना ऑलमोस्ट श्योर है इसके बारे में कि दुनिया में अपराध जो है ना अब अपने चरम पर है। लेकिन जब कभी भी अपराध चरम पर होगा तो भगवान का अराइवल जो है, उनकी कमिंग इस धरती पे होगी। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम आए थे, फिर उसके बाद कृष्ण जी भी आए। जब अपराध बढ़ गया तो सुना है कि एक बार फिर से कल के अवतार होगा। तो उसी तरह से जीसस क्राइस्ट भी आए थे लाइफ में, ठीक है, दुनिया में आए थे वो भी, और एक बार उनकी सेकंड कमिंग की होप जो है पोएट लगाकर बैठे हैं। तो इस पोएम के अंदर यही सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं इस पोएम को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, मतलब जो भी इमेज इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा ताकि ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं इस पोएम को। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर। देखिए, यहां पर जो फैल्कन है, फैल्कन किसे बोलते हैं? बाज को बोलते हैं। पहले मैं आप लोगों को दो इमेज दिखा देता हूं। ये हैं दो इमेज। अब ये बाज है, मतलब जो फैल्कन है यहां पर ये बाज को कहा गया है फैल्कन। और जो कैनॉट हियर द फैल्कनर का मतलब है कि ये बाज जो है ना, ये अब अपने मालिक को नहीं सुन पा रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि इनने उड़ना स्टार्ट किया था, टर्निंग एंड टर्निंग। इसने यहां से उड़ना स्टार्ट किया तो देखिए उड़ते उड़ते ये गोल चक्कर काटते काटते कहां पर हो गया? वाइडन। इसका जो चक्कर है ना ये बड़ा हो गया है। वाइडन मतलब कोई भी घेरा जो है ना वो चौड़ा हो जाना। जायर का मतलब है कोई घेरा, ठीक है। तो इसने बाज ने यहां से उड़ना स्टार्ट किया और ये उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि ये अपने फैल्कनर को, अपने मालिक को नहीं सुन पा रहा है। तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी निकल सकता है जो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर अगर हम लगाएं जो फैल्कन है, ये है कौन? इंसान है। अब इंसान जो है ना कैनॉट हियर,
दी फैल्कनर, ये इंसान जो है ना अब जीसस क्राइस्ट की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आए थे अब से लगभग 2000 साल पहले आए थे, तो लोगों के ऊपर उनकी बातों का अब कोई भी इफेक्ट नहीं रह गया है। मतलब कैनॉट हियर का मतलब है कि लोगों के ऊपर जो है जीसस क्राइस्ट की बातों का अब कोई भी असर नहीं रह गया है, लोग जीसस क्राइस्ट की बातों को अब फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं पोएट, थिंग्स फॉल अपार्ट। वो कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चीजें हैं ना वो तितर बितर हो गई हैं, वो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर लोग जो है ना नहीं चल रहे हैं। द सेंटर कैनॉट होल्ड, जो सेंटर है मतलब जीसस क्राइस्ट हैं, उनकी बातों का, उनके उपदेशों का अब लोगों पर कोई भी असर नहीं है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट का लोगों पर अब कोई भी होल्ड नहीं रहा है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। देखिए मेयर अनार्की, अनार्की का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, एक ऐसा देश या एक ऐसा शहर जहां पर कोई भी सरकार नहीं होती, जहां पर कोई भी शासन नहीं होता, जहां पर कोई भी राजा, कोई भी रानी नहीं होती, कोई भी मोनार्क नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे देश में जहां पर कोई भी शासन नहीं है तो वहां पर अफरा तफरी तो मची जाती है। तो अब शासन जो है ना ऐसा हो गया है कि जीसस क्राइस्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही कर रहा है अपनी मर्जी से। द बिलड डिम्ड टाइड इज लूज्ड, और वो कह रहे हैं, W.B. ईट्स कह रहे हैं कि एक टाइड, एक प्रवाह, एक धारा, एक जवाहर पूरा आ गया है, किसका? बिलड का। मतलब पूरे जो लोग हैं खून की नदियां बहा रहे हैं, अपराधी हो गए हैं सारे के सारे लोग, अब कोई किसी की हेल्प करने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह पर, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पर है, जहां पर भी ये अनार्की हो चुकी है, जहां पर कोई शासन नहीं है, लोग जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर ऐसा हो गया है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड, और यहां पर जो ये द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड का मतलब है, जो अच्छे लोग हैं, जो इंसानियत है लोगों के अंदर, वो पूरी तरह से ड्राउन्ड हो चुकी है, पूरी तरह से डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब लोग इनोसेंस नहीं रहे हैं, सारे के सारे लोग अपराधी हो गए हैं। द बेस्ट, देखिए यहां पर जो ये इस्तेमाल हुआ है द बेस्ट, ये हुआ है अच्छे लोगों के लिए, और यहां पर एक और शब्द है लैक। जो बेस्ट लोग हैं ना वो लैक करते हैं, मतलब उनके अंदर अब कमी आ गई है। क्या कमी आ गई है? ऑल कन्विक्शन, मतलब वो अपने अच्छे कामों को अब नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो अपने कामों को लैक हो चुके हैं, अपने कामों से, वो अच्छे कामों में उनके कमी आ गई है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। वाइल, वहीं दूसरी तरफ देखें, द वर्स्ट, जो बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। देखिए वो क्या है? फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। पैशनेट का मतलब है कोई भी चीज बड़े जोश के साथ करना, इंटेंसिटी का मतलब है उसकी और भी तीव्रता बढ़ा देना, उसको एम्फेसाइज करना, ठीक है। तो मतलब जो बुरे लोग हैं वो अपराध की तरफ जो है और आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और अच्छे लोग जो हैं अपने कामों को ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इन दो लाइनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि अच्छे लोग जो हैं वो तो अपने काम कर नहीं रहे, और जो बुरे लोग हैं वो अपने काम बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। इस स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने देखा, हमें W.B. ईट्स ने बताया कि दुनिया की स्थिति क्या है, दुनिया किस तरह से अपने रास्ते से अब पूरी तरह से भटक गई है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पोएट अब क्या होप लगाते हैं। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। देखिए रेवलेशन का क्या मतलब होता है? रेवलेशन का मतलब होता है कि पोएट जो है ना पूरे श्योर तो नहीं है, वो कहते हैं श्योरली अभी उन्हें कुछ डाउट है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई ना कोई सम रेवलेशन जो है, कोई ना कोई रेवलेशन होता है कि कोई डिवाइन स्पिरिट आएगी या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर आएगी और आकर हमारी वो मदद करेगी। और वो सुपर नेचुरल पावर क्या है? द सेकंड कमिंग, मतलब जीसस क्राइस्ट आएंगे और आकर वो हमें फिर से एक बार उपदेश देंगे, और जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं वो उन लोगों को अपने रास्ते पर फिर से लाएंगे। तो पोएट यहां पर कहते हैं द सेकंड कमिंग, पोएट, और यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर पोएट बड़े ही एक्साइटेड हैं, किसके बारे में? इस सेकंड कमिंग के बारे में। वो इस बात को द सेकंड कमिंग जो बोलते हैं बड़े ही एक्साइटेड होकर बोलते हैं। और जैसे ही हार्डली आर दोस वर्ड्स आउट, जैसे ही W.B. ईट्स के मुंह से ये शब्द निकलकर आते हैं, तभी उनके मन में क्या आता है? व्हेन ए वास्ट इमेज, एक इमेज आती है उनके मन में, आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रोबल्स माय साइट। और उनको एक दृश्य दिखता है, कहां पर? उनका वो विजन
जो इमेज है, उनका जो विजन है, इमेज है, वो ले जाता है उनको स्पिरिटस मुंडी के पास। स्पिरिटस मुंडी क्या है यहां पर? द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड है। और ये विजन उनको लेकर जाता है कहां पर? समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। ये जो विजन है, उनकी इमेज है, वो लेकर जाती है उनको एक रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में जाकर उन्हें क्या मिलता है? एक जानवर मिलता है। और किस तरह का जानवर है ये? ए शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन। ये जानवर है ना, इसकी जो शेप है, इसका जो धड़ है ना, देखिए यहां से यहां तक जो धड़ है वो पूरा का पूरा शेर का है, लेकिन अगर इसके गले के ऊपर की बात करें तो ये कैसा है? इंसानों का है। तो इस तरह का जानवर वहां डिजर्ट में, ये रेगिस्तान में उन्हें मिलता है। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। यहां पर WB ईट्स कहते हैं कि ये जानवर जो है ना, ये जानवर जो है वो क्या है? ये पिटीलेस है। इसके अंदर कोई भी लोगों के लिए दया नहीं है। और कैसा है ये? इसका कंपैरिजन किया गया है सन से इसका कंपैरिजन किया गया है कि जो रेगिस्तान का सन होता है ना, वो किसी के लिए भी पिटीफुल नहीं होता, वो भी पिटीलेस होता है। क्योंकि अगर मान लो आप रेगिस्तान में भटक गए हो, पहले तो नीचे से रेत गर्म होगा और ऊपर से सन की गर्मी पड़ रही होगी, तो सन जो होता है ना रेगिस्तान का, वो भी पिटीलेस होता है। ये जानवर जो है ना, जिसकी बारे में WB ईट्स ने हमें बताया है, वो भी पिटीलेस है, वो पिटीफुल नहीं है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइड्स वाइल ऑल अबाउट इट। और ये जो जानवर है ना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, अपनी थाई से, अपने टांगों से धीरे, देखिए चल रहा है ना, ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। और जब ये जानवर जो है ना, ये रेगिस्तान में घूम रहा है, तो वहां की जो बर्ड हैं, देखा होगा आपने, जब रेगिस्तान में कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब मरने वाला होता है तो उसके ऊपर क्या होती है? पक्षी आ जाते हैं बहुत सारे उसको खाने के लिए। तो वो कैसे होते हैं? रील शैडो। उनकी जो परछाई है, पक्षी जो जानवर जो उड़ रहे हैं आसमान में, इसके जानवर के ऊपर उनकी शैडो को आसानी से देखा जा सकता है। और ये जो बर्ड्स हैं ना, ये रेगिस्तान के बर्ड्स हैं, वो कैसे हैं? इंडिग्नेंट है, मतलब क्रोधित हैं, ये गुस्से में हैं इस जानवर को देखकर। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन। और वहां पर एक बार फिर से अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, WB ईट्स कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को यहां पर आए हुए कितने साल हो गए हैं? 20 सेंचुरीज हो गए हैं, 2000 साल लगभग हो गए हैं। और 2000 साल से वो अभी क्या कर रहे हैं? सो ही रहे हैं। कहां पर सो रहे हैं? क्रेडल। क्रेडल होता है एक पालना। वो 2000 साल से वहां पर सो रहे हैं, लेकिन दुनिया की इस स्थिति को देखने के बाद उन्हें कोई ना कोई नाइटमेयर जरूर आएगा, कोई ना कोई उन्हें सपना जरूर आएगा, डरावना सपना जरूर आएगा, जिसकी वजह से वो एक बार उठेंगे और आकर हम लोगों की मदद करेंगे। एंड What rough beats its hour come round at last। और ये अब वो इट्स आर मतलब समय आ गया है। और ये कौन सा समय है? बिल्कुल लास्ट समय है। दुनिया में अपराध इतने बढ़ गए हैं, जब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान जरूर आते हैं। तो सेकंड कमिंग जो है ना, वो आने ही वाली है, क्योंकि अब ये अंतिम समय चल रहा है। सलाउचिस टुवर्ड्स बैथलेहम टू बी बोर्न। और जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस प्लेस का नाम है बैथलेहम। तो डेफिनेटली एक बार फिर से बैथलेहम में जीसस क्राइस्ट जो है ना, वो जन्म लेंगे। द सेकंड कमिंग जो है जरूर होने वाली है। आई होप ये पोएम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।